अस्सलामुअलैकुम जनाब, सभी सुनने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और हस्ब वादा अपने वक्त पे मैं ले आई हूँ अपना प्रोग्राम विमेन डायरीज़, और मैं हाजिर हूँ आपके साथ हूँ। और मेरा प्रोग्राम है विमेन डायरी, सबको पता ही है, इस वक्त होता है इतवार के रोज़। और जनाब आज भी एक ज़बरदस्त मेहमान जो है वो हमने मदऊ की है आपके लिए, ताकि हम उनसे बात करें और उन बातचीत से और वो जो बातें हमें बताएंगी, और जैसा कि हमेशा होता ही है कि इस तरह की कुछ बातें सामने आती हैं कि हम कोशिश भी हमारी यही होती है कि इस तरह की कुछ बातें सामने आएँ कि जिस जिस कोशिश से, जिस जद्दोजहद से और जिस रास्ते पर सफ़र करके वो किसी एक मुकाम पे पहुंची हैं, वही रास्ता किस तरह दूसरी ख़वातीन और बच्चियों के लिए आसान हो सकता है। और उनकी उनकी बात सुन के लड़कियां, ख़वातीन इंस्पायर हो सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। तो मेहमान का तारुफ मैं आपके साथ फ़ौरन करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, और वो ये कि पिछले प्रोग्राम से भी मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि वो पेरेंट्स जो थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं बच्चों की सेफ्टी के मामले में, उनसे मेरी गुजारिश है कि जनाब होशियार बाश हो जाइए। और थोड़ा बहुत तो इतना कुछ आपके आसपास हो रहा है, अब मीडिया के थ्रू हर चीज़ सामने आ जाती है, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, हिदायत भी जारी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सुस्ती आप लोग करते हैं। मैं रोज़ाना जब सुबह स्कूल अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मैंने कई बच्चों को देखा है जो ड्राइवर्स के साथ अकेले स्कूल जा रहे होते हैं। और तो क्या ही अच्छा हो कि अगर उस गाड़ी में घर का भी कोई फ़र्द बैठ जाए और फिर ड्राइवर के साथ ही छोड़ के वापस आ जाए। इसमें एक छोटा सा वक्त आपका लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको बचा लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। तो ये तो बात थी, और बातें बहुत सारी होंगी। मेहमान से तारुफ करवाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, और अगर आप शामिल होना चाहते हैं हमारी गुफ्तगू में तो हमें कॉल कीजिए 0315008824 पर। और इसके अलावा फेसबुक पे जहां हमारी लाइव वीडियो चल रही है, वहां कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी शमूलियत दिखा सकते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तो एक छोटी छोटी बातें, और प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। और अब मैं आती हूँ अपने मेहमान की तरफ। और आज जो हमारी मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर नुज़हत खान। और बस ये छोटा सा एक पॉइंट मैं बता देती हूँ कि वो डॉक्टर नहीं है जो लोगों का इलाज करती है, लेकिन वो एक डॉक्टर है। और इसके अलावा वो क्या करती हैं हम उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर एंड अ चांस टू टॉक। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आई हमारे लिए और हमारे लिसनर्स के लिए। तो हमारे लिसनर्स के लिए बताइए कि आखिर डॉक्टर नुज़हत खान जो है वो कौन है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई लाइक द क्वेश्चन। बेसिकली अगर आप मुझे कहें कि नुज़हत खान कौन है, तो नुज़हत खान इज़ अ डे ड्रीमर। ओके, ठीक है। बचपन से एक ही चीज़ का शौक था, ख्वाब देखने ख्वाब देखने का। का। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जो ह्यूमन की है वो अच्छे ख्वाब देखने अच्छे ख्वाब देखने। जब आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे करेंगे? बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो आई एम अ डे ड्रीमर, ये मैं डिफ़ाइन करती हूँ। दूसरा मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि नुज़हत खान बॉर्न विद अ लैपटॉप ऑन ए ड्राइविंग सीट। अच्छा। बेसिकली टेक पर्सन, होश संभालते कंप्यूटर और चीज़ों के साथ। लेकिन प्रोफेशनली मेरा ख्याल है क्योंकि एक जस्तजू थी बचपन से कुछ नया करने का, और जब हमने पढ़ते थे उस वक्त भी एक ख्वाब देखते थे कि कुछ दुनिया फतह कर रहे हैं, और आसमान ज़मीन जान सितारे हैं जो हमें प्रॉब्लम्स हमारे आसपास नज़र आती थी। तो इन अ ड्रीम वी ट्राई कि जी हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। इस किस्म के चाइल्डहुड से ड्रीम्स थे। फिर इत्तेफाक से एक आई वर्क फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो समंदर पे तहकीक का काम करती है। उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, और क्योंकि नया करने का शौक़ था और समंदर का हमें सी भी नहीं पता था और कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि पिकनिक पे चले जाते थे, पैर गीले करते थे और वापस आ जाते थे, और कभी काले होके वापस आते थे जुलस के, जब गर्मियों में जाते थे समंदर के अंदर। इससे ज़्यादा समंदर का कुछ नहीं पता था। तो लेकिन क्योंकि जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि ये तो कोई नहीं करता,
तो बेहतर है कर लिया जाए, कर लिया जाए, तो नई वो चीज है। नई चीज़ है। हाँ। तो वो हमने उसको ज्वाइन किया। अच्छा, जब ज्वाइन किया तो शायद मैं पहली थी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फीमेल ज्वाइन किया, और हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर जनरल थे, आई वाज द लास्ट अपॉइंटेड बाय हिम, तो उन्होंने हमें बड़ा प्रिविलेज दिया एज ए फीमेल। उनकी भी बेटियां थीं, और मेरे साथ फिर 2 और लड़कियां ज्वाइन की गई, तो हम 3 फीमेल्स थे। 1-1 महीने के डिफरेंस से हम तीनों को अपॉइंट किया एक दूसरे के लिए। तो एक तो ये कि समंदर को मैं तो ये तो नहीं कहती मुसक्खर करने का, एक उसके साथ दोस्ती करने की एक अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में जानने का। यस, उसकी दोस्ती, उसको जानना, उसको एक्सप्लोर करना। तो मेरा ख्याल है कि वो उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हमने समंदर के साथ दोस्ती की, और क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको 30-35 साल पहले की बात है, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। वो लोग जो कुछ करना चाहते थे, अभी भी हैं, लेकिन शायद उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और हम क्योंकि जिस घर में पैदा हुए, मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि उसमें ख्वाब देखने की इजाज़त थी। ये कितनी बड़ी बात है, Yes. इतनी बड़ी प्रिविलेज है, ये इतनी बड़ी नेमत है, Yes. ब्लेसिंग है ये। Yes. तो हम एक प्रिविलेज घर में पैदा हुए थे, हम्म। जहाँ ये नहीं था कि जी खवातीन को, जनरली हम कहते हैं कि उन्हें ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं होती, उनको अपने बारे में सोचने की इजाज़त नहीं होती। हम जिस घर में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए थे, कुछ करना चाहो कहते कर लो। मतलब कोई, मतलब मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नेमत मेरे लिए ज़िंदगी में नहीं थी कि जो हमने करना चाहा हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। और मैं सीरियसली जो सुनने और देखने वाले फेसबुक पे, स्पेशली जो मदर्स हैं और जिनकी बेटियां हैं, हम 3 बहनें हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि माँ से अच्छा प्रोटेक्शन और गाइडेंस एंड डॉक्टर, वकील, दोस्त, माँ, उससे अच्छा कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि द कॉन्फिडेंस विच आई रिसीव फ्रॉम माई मदर, और मेरी तो खैर माँ के साथ रिश्ता ही कुछ और था, वी डिड मास्टर्स टुगेदर। तो वो जो एक आपके जो एक घर के साथ आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यस यू कैन डू इट, यस श्योर यू कैन डू इट, वो जो एक endorsement of your ideas, endorsement of your emotions, feeling, endorsement of doing something, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा encouraging, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इतना एक मजबूत सपोर्ट जो Yes. आपको एक मिला आपकी फैमिली से मिला, उसके बाद हमारी सोसाइटी जो है सबको पता है कैसी है, और ख़वातीन के लिए कैसी है। उसके बाद इस माशरे में, इस सोसाइटी में मूव करना आपके लिए कितना आसान रहा, लेकिन जब या उससे मदद क्या मिली? देखिए, एक तो ये कि हम वी बॉर्न वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। मैं अपने लिए कहती हूँ कि जी आई एम वेरी वेरी, अभी कल रात ही हम कहीं बात कर रहे थे, तो मैं अपने फेयर्स बता रही थी कि मेरे अंदर, मैं बेसिकली वेरी शाय, वेरी टिमिड विद अ चाइल्डहुड, लेकिन आपको ये कह के बड़ा किया, तुम्हारे लिए क्या मसला है, तुम तो कर लोगी। तो वो आपके जो फेयर आपको लग रहे होते हैं, तो वो आप अपने आप से भी नहीं कहते हैं, आप उसको अनकॉन्शियसली कॉन्कर्ट करते चले जाते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई खौफ दिलाता, तो जो मेरे अंदर के खौफ थे एज ए बच्चा, एज ए टीनेजर, तो शायद वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी ने वो मौका ही नहीं दिया जहाँ हम ये कहें कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे कैसे होगा। मतलब हमें ही कहा कि अच्छा तुम्हें ये करना है, यस, क्यों नहीं कर सकती, तुम तो कर सकती हो, तुम्हारे लिए क्या मसला है। तो ये वाला जो वर्ड थे ना, तो जो हमारे खौफ थे उनको ग्रो नहीं होने दिया। तो मैं हमेशा अपनी जो मदर्स हैं, और स्पेशली जो टीनेजर्स की माएँ हैं, और जो लड़कियां टीनेजर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2 काम करने चाहिए। तो माओं को अपनी बेटियों पे बहुत भरोसा होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। दूसरा, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं स्पेशली जो ग्रो हो रहे हैं, उनकी जो दोस्तों का सिलेक्शन है, जिन लोगों में उठते बैठते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहुत पारसा लोग हो, बहुत अमीर लोग हो, मतलब ऐसी सोसाइटी में बैठना चाहिए जिनमें कुछ करने का स्पार्क हो, जिसमें कुछ बनने का स्पार्क हो। तो आपके जो ड्रीम्स है ना, वो
मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब आप क्रिएटिव लोगों में रहते हैं, आप पॉजिटिव लोगों में रहते हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय जो लिसनर हैं, जो फेसबुक ऑडियंस हैं, जो सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो सिलेक्शंस हैं, आपके जो खौफ हैं, अगर वो लगता है कि जी आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों में रहें जो ये लोग काम कर रहे हों, ताकि आपको एक अनकॉन्शियसली मोटिवेशंस हो और आप उनके साथ रहें और सीखें। बेशक। और हमारी फेसबुक फैमिली जो है वो भी जो है ना ज़रा एक्टिव हो गई है। और समीना अबरार हमारे साथ हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम दोनों अजीम ख़वातीन को। जी वालेकुम अस्सलाम, अजीम मानने के लिए और बताने के लिए। अस्मा इब्राहिम हमारे साथ हैं और वो कह रही हैं ग्रेट। और साइमा सिद्दीकी हैं, वो कहते हैं such an amazing lady, Dr. Nuzhat Khan, my mentor, great lady. Thank you very much. और रियाज भट्टी हैं जनाब, और वो लाहौर से हैं, और वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, माशाल्लाह बेहतरीन शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जनाब हमारे साथ जीवन मल कच्छी साहब हैं, रियाज भट्टी साहब हैं, और मोहम्मद सिद्दीक साहब भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे प्रोग्राम जो होता है ना वो मेरा ख़वातीन के लिए होता है, लेकिन ख़वातीन इस वक्त जो है ना अपने अपने किंग्स के लिए पराठे पका रही होती हैं, तो वो प्रोग्राम ज़रा कम सुन रही होती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि वो फिर बाद में ये जो हमारी वीडियोस हैं वो देखती हैं, और तो सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। और बड़ी अच्छी आपने अभी बात की ड्रीम्स मल्टीप्लाई होने की। और मुझे याद है, एक मेरा याद है क्या, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और उसका नाम सबक था। मैंने वहाँ को एक प्रोजेक्ट था, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉर डिजिटल बच्चों, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का एक एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट था। तो वो मैंने एज अ कंटेंट स्पेशलिस्ट जो है वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। और बहुत छोटा सा था अरसा, वहाँ मैंने काम किया 3 साल मुश्किल, लेकिन वो मेरी लाइफ का मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा हिस्सा है, रिच। और जब वो मेरे डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने वो भी एक यंग सा लड़का था, और उसने मुझे एक दिन बुला के कहा कि आपको जिन्हें रिपोर्ट करनी है ना, वो लोग सब छोटे छोटे हैं, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कहा नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। तो यकीन करें नुज़रत, उन बच्चों के साथ काम करके जो एनर्जी मेरे अंदर आई, जो उन्होंने ट्रांसफ़र की मेरे अंदर, और मैं उनकी तरह सोचने लगी, मैं उनकी तरह देखने लगी, और मैंने वो चीज़ें भी देखी जो शायद मेरी आंख मुझे ना दिखा पाती। Exactly, आपकी सराउंडिंग्स बहुत काउंट करती है, जिन लोगों में आप रहते हैं। बिल्कुल। अभी कल मैं नॉर्मली इवन दो आई डिड ड्रामा, बट मैं ड्रामे ज़रा कम देखती हूँ। मैं कुछ छोटे से कुछ शोज जिसमें थोड़ी विकेबुलरी हो, थोड़ा लोगों की लाइफ जर्नी सुनी जाए। तो कल मैं कुछ देख रही थी 1-2 दिन पहले, तो एक साहब ने कहा कि क्रिएटिविटी की कोई एज होती है, किसी ने उनसे सवाल पूछा। तो मुझे बड़ा मज़ेदार जवाब लगा। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी की एज नहीं होती, सराउंडिंग्स होती है। अच्छा, उसको अगर मैं अपने तौर पे इंटरप्रेट करूं, तो जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, या स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक आप मासेस के साथ रहते हो, तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई होती है उन लोगों के साथ जिनमें आप रहते हो। बिल्कुल। जिन लोगों में आप रहते हो उनके साथ आपकी क्रिएटिविटी इवॉल्व होती है, वो चीज़ें आप सोचते हैं जो आप जनरली नहीं सोच रहे होते। तो मुझे बड़े मज़े की बात लगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब तक कैसे इतनी क्रिएटिव हूँ। तो आई रियलाइज़ कि शायद मेरा सिलेक्शन ऑफ माय फ्रेंड्स वो ऐसा है जो हर वक्त कुछ न कुछ किसी न किसी की तलाश में रहते हैं। जो अस्मा मेरी दोस्त है, जो अभी जिन्होंने कमेंट भी किया, थैंक यू अस्मा, and she's again a pioneer in something, and again she's creating and redesigning things. तो जब आप इस किस्म के लोगों में रहते हैं, तो आपके अंदर की जो एक आर्टिस्ट कह दें या एक एक्सप्लोरर जो होता है, वो जिंदा रहता है। जब आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो लथार्जिक हैं, जो कहते हैं जी डन हो गया, तो उनके साथ फिर आप भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन आउट होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मेरा अपने सीनियर्स के साथ जो मेरी एज के हैं या शायद मेरी एज के होने वाले हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि, मैं कहती हूँ जिद्दों में शुमार होना, सॉरी इज़ अ रॉन्ग वर्ड, अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अब अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को सिलेक्शन करें
जिनको कुछ करने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने की जुस्तजू हो। हम्म, जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो बंदा ग्रेड 17 इन एज ऑफ 28 रिटायर हो जाता है। मैं अपने बिल्कुल। जूनियर ऑफिसर्स को व्हाइल आई वाज डीजी तो मैं कहती थी कि यू गॉट रिटायर्ड इन एज ऑफ 28 इन ग्रेड 17, क्योंकि तुम्हें ऑफिस के टाइमिंग्स की कदर नहीं है। मतलब कोई प्राइड नहीं है कि आप 12 बजे आइए और 3 बजे चले जाएं। इसका मतलब ये है कि ना आपको ऑफिस की ज़रूरत है ना ऑफिस को आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसे रिटायर्ड एज हो गई ना कि आप अपने तफरी में आए, 2-4 घंटे ऑफिस में गुजारे, आपने एक स्टाइपेंड लिया और आप जब एंड ऑफ द डे जाके जब आप किसी सीनियर पोजीशन पे बैठते हैं तो आपको ना कुछ करना आता है, ना आपकी कोई अहमियत होती है, ना लोग बिल्कुल। आपको जानते हैं। तो मैं अगेन जो मेरे गवर्नमेंट के जूनियर ऑफिसर्स हैं कि ये जो तलाश है ना अपनी और अपने काम की, इसको रखना चाहिए ताकि आप अपनी ज़ात को और अपने एनवायरनमेंट को, अपने सोसाइटी को कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करते रहें। क्यूरोसिटी जो है ना वो Yes. कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी से। Yes. और बड़ी बहुत अच्छी आपने बात की है। अच्छा, एक और भी है, लोग जब क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जो सिर्फ आर्टिस्ट है, जिसे फनकार कहते हैं, मुसव्विर कहते हैं, ये क्रिएटिविटी शायद सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ जो क्रिएटिविटी से खाली हो। हर शख्स जो कहीं भी काम कर रहा है उसके लिए क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है काम के बियॉन्ड जब आप सुबह सो के उठते हैं और आप अपना डे डिज़ाइन करते हैं और जब आप डे की डिज़ाइन करते हैं तो सुबह उठ के जब आप तैयार होते हैं इवन ऑफिस के लिए या घर के लिए, फिर ब्रेकफास्ट इज़ ऑल क्रिएटिविटी। आप मैं हमेशा अपने ऑफिस में भी कहती हूँ कि मतलब इसलिए नहीं बाबू साहब बनो, बल्कि इसलिए कि योर डे इज़ गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टिव अगर आप अपने आप को सुबह अच्छे लग रहे हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करके आते हैं आईने में देख के, किसी के लिए अपने लिए कि नहीं आज मैं अच्छा तैयार हुआ हूँ, ग्रूम हुआ हूँ, तो आपका पूरा दिन उस ग्रूमिंग के साथ गुजरता है। आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप ज़्यादा पुरजोश होते हैं। जिस दिन आप लथार्जिक से तैयार होते हैं बगैर शावर लिए एंड देन फोर्सफुली आपने अपने आप को मोटिवेट किया, तो आपका पूरा दिन और पूरी ज़िंदगी एक लथार्जिक लाइफस्टाइल के साथ गुजरती है। तो एक चीज़ जो ग्रूमिंग से कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ द मोमेंट यू लिव द डे यू स्पेंड द लाइफ यू आर प्लानिंग फॉर। तो जब आप अपने आप के साथ सिंसियरली कोई टारगेट, कोई गोल, कोई चीज़ें रखते हैं और वो जब आपको एक जस्तजू होती है अचीवमेंट की, तो 90% आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वो अचीव नहीं होता। लेकिन जो 10% है और जब वो आपका अकम्पलिशमेंट होती है और जो छोटे छोटे माइलस्टोन आपकी ज़िंदगी के होते हैं और जब आप पलट के देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ किया, मैंने कुछ कर लिया। देखिए 100% चीज़ें तो किसी की भी नहीं होती। मतलब पूरे दिन में अगर आप 10 चीज़ें प्लान करते हैं तो शायद 2-4 अकम्पलिश हो जाती है और बहुत लकी डे होता है जब आप सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं ख़ास तौर से जो यंग लोग हैं उनको मैं कहती हूँ कि जब आप अगेन ख्वाब और ड्रीम और प्लान और एक्साइटमेंट अगर अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप क्रिटिकली रहेंगे, या गर्मी बहुत थी, बॉस ने डांट दिया, पैसे नहीं मिले, फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम कैसे काम करें। बट उन सब इफ़ एंड बट्स के साथ अगर आप कोई चीज़ अचीव कर लें, कोई प्लान कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आई एम अ हैप्पी गाय एंड आई रियली चेरिश व्हाट आई डिड इन माय लाइफ। यस, बहुत सारे रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी टफ टाइम होते हैं सबके साथ, लेकिन कीप मूविंग, कीप स्ट्रगलिंग आपको कहीं से कहीं ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। और नज़ीर खोसो साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सोबतपुर बलूचिस्तान से, और जनाब अली साइमा कहती हैं कि जी थैंक यू सो मच फहमीना जी, आज फर्स्ट टाइम मैंने आपका शो देख रही हूँ, मेरी मेंटोर से आपने मिला दिया मुझे, थैंक्स टू दिस शो। देखिए जी, ऐसे की दुनिया बहुत छोटी दुनिया है और ऐसे ऐसे जो है ना हादसा, खूबसूरत हादसा जो है वो जिंदगी में होते रहते हैं और आपको खुश भी रखते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमान बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। कैसे हैं फरमान? शुक्र है, अल्लाह के एहसान है। आप सुने, आपकी तबीयत की जी खैरियत जी से हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका, और किस तरीके से गर्मी भी बहुत है कराची में। बहुत गर्मी है कराची में बेशक। घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, हम्म। और सुने कि हीट वेव भी आएगा। तो बस अल्लाह करे कि बारिश हो और गर्मी कुछ कम हो, हम्म। क्योंकि कराची के ऐसे मौसम होते हैं कि उसमें गर्मी ज्यादा होता है। और जहाँ तक किताबों का सवाल है, तो किताब तो हम पढ़ते रहते हैं अपने घर में फरमान बाकायदा आज से। किताबों का प्रोग्राम नहीं है, आपने प्रोग्राम नहीं सुना है मेरे ख्याल से, और जल्दी जल्दी कॉल मिला ली है। आज विमेन डायरीज है और हमारे साथ डॉक्टर नुसरत खान साहिबा हैं। आप जो है थोड़ा सा शो सुन लीजिए, उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा, ठीक है? जी जी जी, मैं सुनता हूँ, फिर बाद में जो सवाल हाँ बहन फिर बहन का होगा। बाद में ठीक है ठीक है। कॉल मिलाने की जल्दी में रेडियो बंद कर देते हैं। But this is nice कि लोग सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते जी हैं। जी बिल्कुल That is very amazing. हमारे जो है वो बड़े रेगुलर कॉलर्स हैं और वो प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे 2 साल से ज़्यादा 3 साल तकरीबन हो गए हैं, तो मैंने लिसनर्स को एजुकेट होते हुए देखा है। Yes. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। हमारे एक लिसनर हैं खान साहब, वो विमेन डायरीज़ के बाकायदा लिसनर हैं, सारी गुफ्तगू सुनते हैं, और उनकी बेटियां हैं। उन्होंने अपनी बेटी अपना मकसद जो है ये बनाया हुआ है कि जी मुझे बेटियों को पढ़ाना है। और उन्होंने उन बकौल उनके कि मैंने यहीं से सुन के और समझ के बेटियों को फिर इस तरह से पढ़ाना शुरू किया है कि उनके पास कोई हुनर हो, और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में उनको डाला है। उनकी वाइफ जो है उन्होंने कहा कि जी मुझे कपड़े सीना सीखना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको सिलाई सेंटर में दाखिल करवाया। उन्होंने वहाँ से सिलाई सीखी और उसके बाद कहने कि वो मुझसे अच्छा पैसे कमाती हैं। वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर हैं। और तो इस तरह की चीज़ें जो है मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, इतनी हाई टेक दुनिया में जो है रेडियो कहीं खो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट है। हाँ, नहीं मैं सुनती हूँ रेडियो। हाँ। रेडियो खोया नहीं है, बल्कि जो ये ड्राइव टाइम शुरू हुए है ना, तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम फॉर लिसनिंग रेडियो इज़ बेसिकली ए ड्राइव टाइम। और एफएम ये जो पुलिस वाला 88.6 का एक और एडवांटेज ये है कि ये आपको ट्रैफिक गाइड भी करता है। तो मैं हमेशा ट्यून रखती हूँ, और स्पेशली उस वक्त ज़्यादा ट्यून रखती हूँ जब मुझे ये पता हो कि शहर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या ट्रैफिक होगा, या वीकेंड पे हमें पता है गाइड्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि रेडियो इवॉल्व हुआ है। बीच में कुछ थोड़ा खत्म हो गया था, लेकिन वो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, मेरे ख्याल है घरों से ज्यादा ये गाड़ियों में सुना जाता है। हाँ। और जो सबसे मजेदार जो मेरे ख्याल है पीक टाइम्स होते हैं सुनने के लिए, एक तो ये वाला टाइम है। हाँ। सुबह जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं और जब ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, या अगर आप कहीं शाम में कहीं निकल रहे हैं। हाँ। तो मेरा जो बेस्ट टाइम है वो रेडियो सुनने का, वो यही टाइम है। अच्छा, एक और जब मैं सॉरी आपका ये जो इनका जो एफएम वालों का सेफ्टी का है, और शायद मैं अगर मुझे ये ट्रैफिक पुलिस एंड सेफ्टी वाले अगर कहीं सुन रहे हो और मेरा मैसेज दे दें, तो एक हमने कुछ साल पहले, एक दो 3 साल पहले एक प्रोग्राम था, मैंने नहीं ऑर्गेनाइज किया था बट मैं उसका हिस्सा थी। वहाँ पे रोड सेफ्टी के कुछ लोग आए थे और उन्होंने वो वीडियोस दिखाई थी जो एक्सीडेंट्स और चीज़ों की थी, और मैंने कुछ तो मैं देख नहीं सकी थी। आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड सी कि जिस तरह के वो एक्सीडेंट्स थे, और लोगों की ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स थे वो जल्दबाजी की वजह से थे, कि कोई आपको जल्दी भी नहीं जाना, बट हम बाय नेचर वेरी इम्पेशेंट कॉम है, हम घुसते हैं इधर से लेफ्ट से राइट से राइट। तो मैंने कहा कि ये वाले जो एक्सीडेंट्स हैं ना, ये चौराहों पे लगाने चाहिए ताकि लोगों को इबरत मिले कि ज़रा सी निगलिजेंस से, ज़रा सी जल्दबाजी से कैसे डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। तो मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह के जो हमने कुछ साल पहले इस तरह के इवेंट, पब्लिक इवेंट्स हैं, वो होने चाहिए जहां उनको सेफ्टी के बारे में बताया जाए।
लेजिस्लेटिव डायनामिक्स बताए जाए, और प्लस उसके साथ जो इंसिडेंट हुए हैं डिफरेंट, उनको दिखाया जाए कि फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स का जो आपका टाइम लैप्स होता है उसमें आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले एक आध महीने पहले जो है एक सिलसिला चल गया था, बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट्स कराची में हुए, आपको पता ही होगा। अच्छा, उसी हवाले से जब ज़रा सा देख रहे थे और सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे तो ये पता ये चला कि ट्रैफिक पुलिस जो है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने एक और इदारा कायम किया है, उसका नाम मैं इस वक्त मुझे याद नहीं है, तो वो बाकायदा एक्सीडेंट्स वगैरह की अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब कैमरास होते हैं, सारी जमा करना, हक़ाइक़ जमा करना, देखना कि आखिर वजह क्या है। तो ये बड़ा एक अच्छा डाटा इनके पास आ गया होगा, और इस तरह के इवेंट्स जैसे आप कह रही हैं कि होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पनिशमेंट होनी चाहिए ना, अगर वो बच्चा या आदमी या जो भी है अगर वो बच गया है तो उसको प्रॉपरली पनिश्ड होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। और लोगों को देखें, एक्सीडेंट में सिर्फ आपका अपना नुकसान नहीं होता, दूसरों का भी होता है, दूसरों का भी होता है ना। अब अगर आप अपने लेन में गाड़ी चला रहे हो और दूसरा आपके सामने वो आ जाता है तो आपका कसूर भी नहीं है उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो इवन पुलिस की नहीं है लेकिन मेरे ऑडियंस के इंटरेस्ट की होगी और हम बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं उसको करने का, एक हम डोमेस्टिक सेफ्टी का कोई हमारे पास डिस्कशन ही नहीं है। अभी हमने हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर वर्क प्लेस तो हमने कोई लेजिस्लेटिव बना ली है, बट मैंने रमज़ान में एक प्रोग्राम किया था जब हम रमज़ान शो कर रहे थे TV1 पे, तो वहाँ हमने एक छोटा सा एक एपिसोड किया था जिसमें हमने कहा था कि जब हम अपने घर डिज़ाइन करते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं तो क्या मैं अपने ऑडियंस से भी पूछती हूँ और अपने फेसबुक फॉलोअर्स से भी कि उसको इंडोर्स करें कि क्या आप कोई चीज़ ख़रीदते वक्त ये सोचते हैं कि ये हमारे घर के जो बच्चे हैं उनके शार्प एजेस नुकसान तो नहीं करेंगे, या अगर हमने ऐसी कोई फैब्रिक चूज़ किया है तो उसकी किसी को एलर्जी तो नहीं हो जाएगी, या आपने कोई क्रॉकरी ऐसी ख़रीदी है जिसमें आपको लगता है कि उसमें उसके साथ अगर वो टूट जाएगा या चीज़ों के साथ कोई डैमेज तो नहीं हो जाएगा। क्या बच्चों के लिए आपने कोई ऐसे नेकेड सॉकेट्स लगाए हुए हैं अपने अंदर, या वायरिंग इस तरह की है, और या आपके जो फिक्सचर्स हैं आप उनको क्या रिप्लेस कराते हैं या देखते हैं कि उनके नेल्स जो हैं या उनके क्लिप्स रस्टेड तो नहीं हो गए। मैं आपको बताऊं, मुझे क्यों 2 इंसिडेंट, एक मेरे साथ जिसमें मैं बची हूँ और एक मेरे अंकल थे, उनका ये प्लास्टिक सर्जरी इन जनरल हॉस्पिटल, तो मैं एक दफ़ा वहाँ गई और एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी मेरे साथ बैठी हुई थी, यंग सी, और उसके पूरे फेस पे आधे से ज़्यादा फेस पे पट्टियाँ थी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो कहती है कि वो मैं रमज़ान में पकौड़े तल रही थी और एग्जॉस्ट फैन लगा था, उसकी नेल्स जो थी वो शायद क्लिप कहीं लूज़ हो गए होंगे, वो पूरा तेल में आके गिरा, उसके स्प्लैशेस उसके मुंह पे थे, वो फैन जो है वो गिर गया कढ़ाई में आके गिरा, और उसके स्प्लैशेस जो थे उसके फेस पे थे, बर्न कर दिया सारा। तो देन आई रियलाइज कि क्या हम अपने घरों को अपने फिक्सर्स को कभी हम चेक करते नहीं करते। अच्छा, मैं अपने घर में बताती हूँ मैं कैसे बची। हमारे यहाँ बाथरूम में बहुत बड़े साइज के नेकेड मिरर्स लगे हुए हैं, अच्छे से लगे हुए हैं। मैं गई हूँ और मेरी अम्मा का कमरा था और वज़ू करने जा रही थी, रात का वक्त, दरवाजे नॉब को हाथ लगाए, पीछे से मैंने आवाज़ दी है और ऑफ ए सडन जो आवाज़ आई है मुझे, तो मैंने अम्मी ने मुझसे पूछा कि नुज़रत ये आवाज़ कैसी है, तो मैंने कहा कोई ट्रक, बजरी का ट्रक कहीं गिरा है। अच्छा, लिटरली। और जब मैं वापस मुड़ के मैंने दरवाज़ा खोला है वॉशरूम का, तो पूरा शीशा जो था वो कमोड और सिंक के ऊपर उसके इतने बड़े बड़े शेफ्स जो पड़े हुए थे। तो एक तो मैं ऊपर से नीचे तक कांपी। मैंने कहा अगर मैं अम्मी मुझे आवाज़ नहीं देती तो ये सब मेरे सर पे होता। और ये मजाक नहीं है, इट वॉज लिटरली हैपन टू मी।
देन आई रियलाइज कि मैंने कभी इनके क्लिप्स को चेक ही नहीं किया कि रस्टेड हो गए और जिस ये तरह इतना जिस वेट लगाने नहीं वाले उठा ने पाते। लगा दिया, हमने कहा चल लग रहा गया, चल गया, तो बिल्कुल हमने वैसे ही कभी है। उसको ये जहमत ही नहीं की कि उनके क्लिप्स जो रस्टेड हो जाते हैं उनको हम रिपेयर करा लें। और ऐसे फिर जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारी और लोग अपने अपने बहुत एक्सपीरियंस सारी शेयर करते बातें। हैं। और इस बात के बाद मेरे ख्याल है जितने लोग सुन रहे हैं कभी अपने घर जाके देखें तो आपको बहुत सारे रस्टेड क्लिप्स, नेल्स, चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको लगता है कि जब तक वो गिरेंगी नहीं हम हाँ। उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो मुझे ये याद है मेरा मैं जब पहला बेबी मेरा हुआ तो उसके बाद मैंने अपना बेड खोल के और कहीं रख दिया था, और बेडरूम में नीचे पूरा कारपेट करके और सोने वोने का गद्दा वद्दा सब पूरा नीचे। कोई चीज़ मैंने ऐसे नहीं रखी कि जिसके ऊपर मैं बच्चे को बिठाऊं या सुलाऊं तो वो गिरे। फिर जब वो चलने लगे थे तो हर चीज़ फिर ऊपर ऊपर जाती जा रही थी। तो यकीनन एक सेफ इन्वायरमेंट हमें देना होता है, और क्योंकि सबसे नाजुक चीज़ घरों में बच्चे ही होते हैं। बड़ों को भी हादसा से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों का हिसाब किताब रख के, वो जो आप कह रही शार्प एजेस होते हैं, टेबल के कोने होते हैं, नेकेड सॉकेट्स होते हैं, तो इनको क्योंकि इस मखलूक ने वहीं जाना होता है। ये जो छोटी छोटी हमारे घर मखलूक होती है ना, इसको उसी में हाथ देना होता है, उसी प्लग में हाथ देना होता है, उसको फ्रिज के पीछे जाना होता है, उसको टेबल्स के किनारों पे जाना होता है। तो ये तो एक आउट ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, बाय द वे, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं तो हाँ, इस वजह से एक अच्छा मैसेज चला बात हो जाए। गई। अच्छा, प्रोफेशनली हम बात करते हैं, जी, कुछ बिल्कुल। खवातीन की बात करते हैं। देखिए, मैंने ओशन ज्वाइन किया और ओशन इज एन अमेजिंग, मेरा पैशन। एक तो हम अपने लिस्टर्स को पहले बताते हैं कि ये OIC जो है, NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, ठीक है ना, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी। तो ये क्या है? ये एक समंदर की तहकीक का इदारा है, तहकीक का मिनिस्ट्री ऑफ इदारा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और आपने वहाँ काम किया एज अ I appointed as a research officer in grade 17, हाँ, and then I retired director general. I touched the director general of the organization and served as a director और general आपने वहाँ also. कितने साल काम किया? 30 plus years. 30 प्लस 30-35 साल तकरीबन आपने काम किया वहाँ पे। 30. तो हम उस इंस्टीट्यूट में जो आपने काम किया उस हवाले से कुछ बात करते हैं। और आपने बताया भी कि आप पहली खातून जिसने वो इदारा ओशनोग्राफी ज्वाइन किया, और पहली फीमेल थी जिसने उस इदारे को हेड किया। और उसके बाद हमारी एक और खातून आई थी, उन्होंने हेड किया। और हाँ। यही वाला जब मैं अस्मा इब्राहिम, डॉक्टर अस्मा इब्राहिम से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि वो भी फर्स्ट फीमेल थी, और इस एजाज़ की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने करियर में। यही बात मुझे डॉक्टर सुमैया तारिक ने बताई थी कि वो जिस पोजीशन पे हैं वो पहली खातून थी, और इस वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ? अच्छा, मैं अपना शायद बाय नेचर एक टफ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। अच्छा, मुझे ये लगा कि जब आपने ज्वाइन किया तो एक तो एडवांटेज ये था कि जो हमारे बड़े थे वो बड़े सपोर्टिव थे। एक तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल्स रहे वो फीमेल एंड फीमेल्स के साथ बहुत सपोर्टिव रहे, इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं था। अच्छा, जब आप छोटे छोटे आते हैं, हम थे भी छोटे से 40 किलो का, छोटे से कद का, पतला दुबला सा बंदा, तो वो बेचारे तो वैसे ही काउंट हो जाते हैं ना, बेचारी लड़कियां, साथ लगता था बेचारी हमारे लड़कियां। ना। अच्छा, जब लड़कियों ने अपने कलपुर्जे निकाले और वो लड़कियां जो थी वो नजर आनी शुरू हुई, तो फिर बेचारा निकला, लड़कियां, टोन चेंज हुआ ना, लड़कियां, फिर और टोन चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, फिर वो चाकू, खंजर, छुरियां, वो सारे निकले। जब आप जितना आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप एट पार आने शुरू हो जाते हैं, उस वक्त सही आपको पता चलता है कि जी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। और आज भी बहुत सारी जगहों पे मैं ये समझती हूँ कि जहाँ मेल डोमिनेटिंग सेटअप होता है वहाँ पे फीमेल को पहले तो सीरियसली लिया ही नहीं जाता। इनको आता कि अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले तो एक जुमला होता है, इनको आता कि ये करेंगी क्या। अच्छा, आप बगैर किसी को, मतलब आपको क्या आता है, मतलब कितने नाहल किस्म के मेल बैठे हैं, बट उन पे क्वेश्चन नहीं किया जाता, क्योंकि सिर्फ वाहिद एहलियत जो है उनका मर्दों का होना होता है। लेकिन मुझे शायद
यंग एज में इतना टफ से ज़्यादा जब मैं बराबरी के लेवल पे आई हूँ तो मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई है और मुझे ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है अपने स्पेस चीज़ों के लिए। अच्छा था, मिला जुला रोलर कोस्टर जैसी थी, कभी यहाँ होते थे कभी यहाँ होते थे, तो मैं रिग्रेट नहीं करती चीज़ों का, बट लाइफ वाज गुड फॉर मी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन के लिए कहती हूँ कि एक वादा हर फीमेल को अपने साथ करना चाहिए। देखें, एक तो मर्दों को हमेशा जब फीमेल एजुकेशन की या वर्क प्लेस की बात करें तो ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों के साथ बात करनी चाहिए। उनको ये अवेयरनेस होना चाहिए, उनको भी अकोमोडेशन होना चाहिए, बेचारी नहीं, देयर इज़ ए इक्वल वर्क फोर्स, तो आप उनको उस लेवल पे देखें और आप प्रोफेशनली जज करें। आप किसी ने कपड़े क्या पहने, कौन किस फैमिली से था, देयर इज नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। इफ समबडी इज कॉम्पिटेंट तो कॉम्पिटेंट है। बिल्कुल। तो एक तो फीमेल को ये चाहिए, जो मुझे पर्सनली काफ़ी तकलीफ हुई है लोगों ख़वातीन के साथ, कि हम प्रोफेशनल जेलसी रखना हमारा ह्यूमनली राइट है। हम सब एक दूसरे के साथ, ये दुनिया तबाह मर्दों ने की है ना, एक दूसरे के साथ सियासतें कर करके। और आप क्या समझते हैं कि ऑफिस में मेल पॉलिटिक्स नहीं चलती, मेल एक दूसरे के साथ। मर्द क्या करते हैं कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो नीचे से काट पीट के ख़त्म कर देते हैं, मुंह से वो गड़बड़ नहीं करते। दे हैव ए वेरी शार्प पॉलिटिक्स, एंड आप देखें ना पूरी दुनिया में यही चल रहा है। ख़वातीन को कहना बहुत आसान है और ख़वातीन की सेंसिटिविटी लेवल मर्दों से बहुत हाई होती है, तो वो हर चीज़ को पर्सनलाइज ले लेती हैं। मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपने करियर में जहाँ वो एक दूसरे को गिरबान पकड़े होते हैं, एक दूसरे को जो कुछ वो कह सकते हैं मीटिंग्स में ऑफिशियली वो कह देते हैं, बाहर निकलते हैं कपड़े झाड़े सीधे गले में हाथ डालें, खाना पी रहे खा रहे, तो वही कहते हैं कि जी मुझे थोड़े कहा है, ये हेड ऑफ फलाने को कहा है, ये सेक्रेटरी उसको कहा है, तो मेरे पास तो अगर ये होगा तो मैं करूँगा, मुझे जो मर्जी कर लो, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप सुनाते रहो मुझे बात। लेकिन वही चीज़ अगर फीमेल के साथ की जाए तो वो उसको पर्सनलाइज करती है, उस बंदे से नफ़रतें शुरू हो जाती हैं, उस जगह से नफ़रत शुरू हो जाती है, वो रातों की नींदें उड़ जाती हैं चीज़ें। मर्दों में ये टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो डिफरेंट तरह से डील करते हैं, डीलिंग अलग है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो फीमेल है, और इस वक्त काफ़ी ख़वातीन भी प्रोफेशनल हो रही है, तो मेरा ख्याल है जो फीमेल हैं उनको प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम एंड ट्रेन करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि 9 to 5 इज़ एन ऑफिस, ये मेरा जॉब असाइनमेंट है और ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है, अप टू द मार्क भी हो सकता है, अप टू द मार्क नहीं भी हो सकता, बट जो आपके साथ जो बात की जा रही है वो नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज ए योर वर्क असाइनमेंट। इफ़ यू आर डूइंग परफेक्ट, बाज़ दफ़ा आप बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आपके बॉस के स्टैंडर्ड पे नहीं होता, तो कोई मतलब ये बिटवीन द वर्क प्लेस एंड चीज़ें हैं। जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी जब माइल्ड हो जाती है तो हमें काम करना आसान हो जाता है। और दूसरा ये कि एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल जेलेसी रखो, बट अदरवाइज जो बातें होती हैं ना, माय हम्बल रिक्वेस्ट ना करो, ना करो। यस, कंपटीशन पे आओ, मर्द भी आते हैं, अब प्रोफेशनल जेलेसी रखो, एक्सेप्टेड, लेकिन इसके बियॉन्ड जब आप बात करते हो ना, मेल या फीमेल, ट्राई टू स्टॉप मेल एंड ट्राई नॉट टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आप इस माशरे का रिफॉर्म चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इज़्ज़त के साथ ख़वातीन अपनी स्पेस बनाएं, तो हम एक दूसरे की प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करना सीखें। बेशक ये बहुत ज़रूरी है, और मैं देखती हूँ ऑफिस वगैरह में बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं इस बारे में भी, और बॉसेस को भी बताया जाता है कि जिस सबऑर्डिनेट के साथ आपने कैसे डील करना है, आपका फीडबैक जो है वो पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, काम के ऊपर होना चाहिए। तो इसी तरह के आपस के जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो बॉस के और सबऑर्डिनेट का नहीं हो, पैरेलल भी हो सकते हैं, पेयर्स के भी हो सकते हैं, तो फीमेल और मेल का जो एक वो है वो ख़त्म होना चाहिए, मतलब अगर कोई, लेकिन वो होता नहीं है। देखिए, मैं बहुत सारी, मेरा फोरम भी है वुमेन ऑफ सब्सटेंस का, मैं उसके अलावा कुछ मेंटोर सेशन भी करती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के मैं मेंटोर हूँ, जैसे साइमन ने कहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कनेक्टेड हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव MBA को भी पढ़ाती हूँ। मुझे एक चीज़ जो मिसिंग लगती है फीमेल में,
आई मे बी रॉन्ग और मे बी राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस है ना उसको हम पर्सनल बनाते पर्सनल में हैं। एक चीज़, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं। हम एक चीज़ जो ख़वातीन में बहुत ज़रूरी है, सोशलाइज करना, ऑफिशियली सोशलाइज करना। देखिए मर्दों का कितना आसान होता है, मुझे किसी से कोई काम निकालना है तो मैं डायरेक्टली मर्द की, मैं एज नॉट एज ए फीमेल, एज ए मेल, तो मैं उसके साथ बात करूंगी, उसके साथ थोड़ी दोस्ती, मैं खाने पे ले गई, चाय पे ले गई, फलाना किया, ये किया, शाम को क्लब में मिल गए, गोल्फ खेल लिया, काम निकलवा लिया। फीमेल नहीं करती, ठीक है। इवन अगर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में भी दे आर बिट शाय, या घर से कौन जाएगा, इवनिंग में बुलाया है, अपनी जो प्रोजेक्शन है वो नहीं करती जहाँ होनी चाहिए, जहाँ होनी चाहिए। सिमिलरली मैं अभी कल मैं एक फोरम पे थी जहाँ मैं लड़कियों को बता रही थी कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोफेशनल ग्रूमिंग अप हेयर एंड फिजिकल अपीयरेंस आपकी। अब आजकल लड़कियां कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत ग्रूम और उनको बहुत अच्छा अपने आप को कैरी करना आता है, बहुत प्रोफेशनली बात करनी आती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ट्रांजैक्शन में हैं तो हम शायद उसको उस तरह से कॉप कर लेंगे। अच्छा, मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन में किया तो एक तो ये कि जब हमने ज्वाइन किया तो हम काफ़ी ज़ोर थे और कुछ शायद ऊपर से भी कहीं से थे, तो हमारी एक्सेप्टेंस किसी को हो या नहीं हो, लेकिन उनको पता था कि ये इस डेफिनेशन की ये ख़वातीन यहाँ होंगी, तो हमने अपनी बहुत अच्छी ग्रेसफुल एक अपनी स्पेस बनाई। फीमेल के लिए एक सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को, जब आप अपना प्रेजेंटेशन आप अपनी दे रही हैं, मतलब फिजिकल, पहले आपको बात बाद में सुनेंगे, पहले आप देखने में कैसे लगते हो, आपकी क्यों नहीं। देखें, मैंने अपने बहुत सारे जूनियर ऑफिसर्स को भी ये बात बताई कि जब आप मर्दों को देखें, फिजिकल ग्रूमिंग की बात कर रही हो, एक छोटी ऑफिस की मीटिंग होती है तो वो नेक टाई लगा के आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। फिर थोड़ी उससे बेहतर मीटिंग होगी तो वो एक कोट या ब्लेजर्स पहन लेते हैं। फिर अगर आपने एक और फॉर्मल मीटिंग है तो आपने एक कोट पहन लिया, अगर आपकी बहुत ही कोई एग्जीक्यूटिव है तो आपने एक ब्रांडेड कोट पहन लिया, करते। तो आप भी, मर्द क्या अपने आप को ग्रूम नहीं करता, क्या अपने आप को उस प्रेजेंटेशंस पे नहीं लेके आते। आप अगर मीटिंग सेमिनार्स में जाके देखें तो दे ड्रेस्ड अप, दे ग्रूम। आजकल थोड़ा बड़ा कैजुअल कंप्रोमाइज हो रहा है, बट हमारे उसमें हमने ये देखा। इवन जो बाहर के लोग हैं, जब मैं बाहर गई, विजिट किया, देखा, कुछ पढ़ा भी, तो वहाँ अक्सर लैब में वो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स पहने फिरते थे लैब के अंदर, लेकिन जब मीटिंग होती थी तो एक था यौकन, तो वो एक दिन वो सूट पहने फिरे, तो मैंने कहा खैरियत है, आज पूरे कपड़े पहने, कहते यहाँ मीटिंग है। दैट मीन्स दे ऑल्सो ड्रेस्ड अप फॉर द मीटिंग्स, नॉट द फीमेल। अच्छा, फीमेल्स को भी चाहिए कि जब वो किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशंस के लिए जा रही हैं तो अपनी ग्रेसफुलनेस फॉर द प्रेजेंटेशन, अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके वो फ्लैशी कपड़ों से ज़्यादा आपके प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। तो आपको अपना आपको इस तरह ग्रूम करना है कि आप डिसेंट एंड ग्रेसफुल लगें और आपके प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस हो बनिस्बत। एक बात, फिर जो आप डे टू डे बात कर रहे हैं, जो आपकी वोकैबुलरीज हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो इतना क्रिस्प होना चाहिए कि आपके साथ किसी कैजुअल बात की नौबती ना आए। आपने काम की, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, पूरा ऑफिस आपका क्लोज फ्रेंड नहीं हो सकता बिल्कुल। तो आपने वो डेकोरम क्रिएट करना है जहाँ लोगों को कहेंगे कि आप कहेंगे इनफ ना, तो आपके साथ किसी को फिर दूसरी बात करने की, और ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीजी करें या मिसबिहेव करें, बट आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को बहुत अच्छा समझा देता है। और बहुत चेंज आया है ड्यूरिंग द टाइम। मैं देख रही हूँ, एक तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको देख के बहुत खुश होती हूँ कि ऐसी जगहों पे भी जहाँ कभी तसव्वुर नहीं था कि लड़कियाँ काम करेंगी, लेकिन अब मुझे वहाँ लड़कियाँ नज़र आती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के। तो एक तो ये तब्दीली आई है और रफ्ता रफ्ता आ रही है। मुझे लगता है कि जब ये पूरा टेक ओवर हो जाएगा ना, एक जो बीच वाला एक ट्रांजैक्शन में है, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा, ये उम्मीद तो मुझे है। और लड़कियों से मुझे वैसी उम्मीद ज़रा ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कि थोड़ी ब्राइट होती हैं, समझदार होती हैं। हाँ, वो कुछ फॉल्ट्स तो सभी में होते हैं इंसान के जो है वो,
लेकिन अभी आप ने जो बातें हाईलाइट की हैं नुसरत, वो वैलिड हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बात जो ख़वातीन हैं और फिर वो कहती हैं कि जी हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, जो टैलेंट है हमारे पास, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बेहतर हो सकती है चीज़ें। सबसे ब्राइटर साइड ऑफ दिस स्टोरी की कामयाबी कहीं मिलनी शुरू हुई है। कॉर्पोरेट सेक्टर में SCCP ने कहा है कि जी बोर्ड्स पे फीमेल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी इनकरेजिंग। कॉर्पोरेट सेक्टर को एक है कि जी फीमेल्स प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग है, और मैंने कहीं ये नोज भी करा है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो आपकी जो एडवाइज़र पे फीमेल, आपका मिनिस्टर इस वक्त मेल है, इससे पहले एडवाइज़र जो थी वो फीमेल थी, अभी भी हैं। इसके अलावा जो हेड ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ फीमेल, आयशा मुरानी साहिबा। डायरेक्टर जनरल फॉर पाकिफिए वो फीमेल हैं। तो इना रॉ इज़ फॉर फीमेल, एंड श्री रहमान इज़ अगेन क्लाइमेट चेंज को देख रही है। तो सारी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी हेड्स हैं इस लीडिंग बाय फीमेल्स, तो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग। और इसके अलावा दूसरे इदारों में भी अगर आप देखें, अच्छा एक और मैं उन्हें लाइटर नोट में बताती हूँ कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में। आप देख लें अगर आपके पास कुछ काफ़ी लंबी चौड़ी सवाल आए हैं। जी, हाफिज उमर फारूक साहब हैं, वो सलाम कह रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, चौधरी अल्ताफ हुसैन एजाज साहब हैं, कहाँ से हैं, आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने कुछ मैसेज छोड़ा हुआ है, और रियाज भट्टी साहब हैं। तो जी आप कंटिन्यू करें। देखें इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, और अगर ये स्पीड रही होने की तो आने वाले वक्तों में क्या होगा। इस वक्त हम 48-49% हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल का, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क फोर्स। ठीक है, ये मैं बहुत दफ़ा ये रिपीट कर चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर मैं बताती हूँ। चाइना ने जब डेवलप होना शुरू किया था तो सबसे पहले उन्होंने वुमेन को वर्क फोर्स में लेके आए, और उन्होंने जाति की, मैं तो कहती हूँ जाति की कि वुमेन को उन सारे कामों के साथ असाइन किया जो मेल करते हैं। और वो क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर तरक्की करनी है तो जो हाफ ऑफ द वर्क फोर्स है उसे घर पे नहीं बिठाया जा सकता, और वो चाइल्ड बेयरिंग मशीन नहीं हो सकती। तो उन्होंने उसको पूरा फैमिली प्लानिंग से लेके और रिसोर्स मैनेजमेंट और सारी चीज़ों के साथ उन्होंने कहा जी इनको भी वर्क फोर्स में लगाओ, छोटी बड़ी, वो लगे। ठीक, तो तरक्की में मर्दों, और जितना मर्दों का हाथ है उतना औरतों का हाथ भी है। दैट्स अमेजिंग। फिर इस वक्त अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें, और कराची यूनिवर्सिटी अगर आप जाएं या दूसरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जाएं, तो वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज़ रहा। कई जगह मैं गई मेंटोरिंग सेशंस के लिए और ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, तो मैंने पूरे हॉल में सिवाय फीमेल्स के वो चंद मेल होते थे। तो दैट मीन्स कि मोर देन 50% फीमेल्स जो हैं वो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में मौजूद हैं, जो पढ़ रही हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग मुझे लग रही है कि जितनी उनको एजुकेशन वो ले रही हैं 50, 60, 70%, वो मैं वर्क फोर्स में नज़र नहीं आती। ये मुझे बड़ा हैरत होती है। दैट मीन्स कि इस वक्त जो माशरा चेंज हो रहा है वो लड़कियों ने, स्पेशली जो सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ में हम लोग रहते हैं, उसमें फीमेल्स के नंबर घरों से बाहर नज़र आने शुरू हो गए हैं। दे आर गेटिंग एजुकेशन, जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है जो मर्दों को मिल रहा है वो फीमेल्स को भी मिल रहा है। तो ये तो एक बड़ा इंकरेजिंग आ गया। दैट मीन्स कि आने वाले वक्तों में जो हमारी जैसे ख़वातीन रिप्लेस कर रही हैं, उसका वजह ये है कि फीमेल जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड एंड ट्रेनिंग्स में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर होगी। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनली जो ट्रेड्स और दूसरी चीज़ें करते हैं उन पे ये ऑब्लिगेशंस हैं, जहाँ एनवायरनमेंट की है वहाँ फीमेल इंक्लूजन्स की भी है। तो आपकी फीमेल्स जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में लीड करती नज़र आ रही हैं, बिजनेस करती नज़र आ रही हैं। तो हम एक ट्रांजेक्शन्स में हैं। अगर ये स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन रहा तो शायद आने वाले 2-3 डिकेड्स के बाद हम मेल के लिए बात कर रहे हो कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खोली जाए, उनको ट्रेन किया जाए। आपने अभी जो ये बात हाईलाइट की है ना कि एजुकेशन में देखें तो लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद है। मुझे लगता है कि उसके बाद वो वर्क फ्लोज में इसलिए नहीं आ सकती हैं कि हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट है, क्योंकि
फैमिलीज़ में लड़कियों के लिए फिर आखिर में यही होता है कि जी शादी करो, घर बसाओ, जाओ अपना और घर बच्चे करो संभालो। और बच्चे संभालो। फिर शादी करके जब वो जाती हैं तो वहाँ पे उनको बहुत महदूद जो है ना वो इजाज़त होती है कि कहाँ वो जॉब कर सकती हैं। अभी तक ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक स्कूल में भी मेरा वो रहा है ताल्लुक, तो वहाँ मैं देखती थी कि इंजीनियर लड़की है और पढ़ा रही है क्लास 3 को, डॉक्टर है वो क्लास 2 को पढ़ा रही है। भाई क्या हो गया, तुम लोगों ने इतनी प्रोफेशनल तालीम ली और अब यहाँ पर आ गई हो। तो जी ससुराल वाले इजाज़त नहीं देते, सिर्फ इजाज़त ये है कि स्कूल में आप जॉब कर सकती हैं और कहीं नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि इस तरह के भी जो हिंड्रेंसेस हैं और रुकावटें हैं वो भी रोकती हैं। दूर कौन करेगा? हम ही करेंगे, जाहिर सी Yes, बात ये है, बात हम है। ही करेंगे। हम सोसाइटी भी तो हमसे ही बनी है। तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब एक लड़की ने इतने साल लगा के किसी चीज़ के बारे में तालीम हासिल की है खुसूसी तौर पे, तो उसको वहाँ पे नौकरी करनी चाहिए, उसे वहाँ काम करना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो ये यहाँ तक आते आते मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम खत्म हो जाएंगे, शायद साल 2 साल लगेंगे जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, नहीं उम्मीद तो देखिए, है। मैं आपको एक दो तीन चीजें इसमें, मैं बहुत बेतहाशा मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लिखे सही। भी हैं, बात भी की है, मेंटोर्स भी किए हैं। कुछ लोग मेरी बात से खफा भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को मजा भी नहीं आता मेरी बात सुन के, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम अगर मुझे बस चले और मुझे कहा जाए कि किसको ट्रेन करना है, तो मैं मेल्स का माइंडसेट चेंज करना चाहूँगी। और देखिए, हमारे जो सोसाइटी है ना, हम माने ना माने, इज अ मेल, बल्कि पूरी दुनिया हाँ मेल हाँ बिल्कुल मेल बिल्कुल ड्राइव चल रही है। ऐसे ही। अच्छा, इस वक्त चीज़ें चेंज हो रही हैं। लड़के जो हैं वो थोड़े मतलब समझदार हो गए हैं, और उनकी समझदारी ये है कि वो अब अपना जो लाइफ पार्टनर है वो चाहते हैं कि वो उनके साथ हाँ कंटिन्यू करे। अब प्रेफरेंस हो गई है। अच्छा, जब वो उनकी प्रेफरेंस हुई है तो वो हमें पसंद नहीं आता कि जी ये क्या डिमांड हुई। एक तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि तो हम ऑब्वियसली रिपीटेडली कह रहे हैं कि हम ट्रांजैक्शंस में चल रहे हैं, हमें अभी खुद हमारे दोनों सोशल तरफ नॉर्म की डिफाइन जरूरत नहीं है। है हाँ कि बिल्कुल। हम ये चाहते भी हैं कि हमें ये मिले, और हम ये चाहते भी हैं कि हमें यह ना मिले, और हम जो हैं वो एक ट्रांजैक्शंस में चल रहे हैं। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे ख़त्म होगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। अच्छा, जो सोसाइटी है उसको चाहिए कि जो मर्द हैं, जब बाप अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट देता है कि यस यू कैन डू इट, और उसके साथ खड़ा होता है और उसको ये यकीन हो कि उसकी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही है, काम कर रही है, तो उस लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल, उस माशरे का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। उसका भाई उसके साथ अगर खड़ा हो, जब वो ये वाले मेल अपने घर की औरतों के साथ खड़े होंगे तो बाहर की औरतों के साथ भी खड़े होंगे। तो एक अगर आप एक सोशल शिफ्ट चाहते हैं तो मेल शुड बी एजुकेटेड टू एक्सेप्ट। अभी हम एक सेमिनार कर रहे थे तो अंडर प्रिविलेज खवातीन की बात हो रही थी कि उनकी ट्रेनिंग्स होना चाहिए। तो मैंने ऑडियंस से पूछा कि हमारी जो खवातीन पढ़ी लिखी एक क्लास बैठी हैं, आप में से कितनी लोगों की बात आपके घरों में सुनी जाती है? हाँ बिल्कुल। डोमिनेट कर सकती हैं, आप अपनी बात पुट फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो दे वर ओनली फ्यू। और कितने मेल ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि वुमेन लीडिंग को, बिल्कुल ऐसे उनकी लिबर्टी को, उनको इक्वल क्या, उनको एक ह्यूमन राइट देने का जो उनका राइट है। हम बराबर तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ बनाया है। तो आई डोंट वांट टू बी बिहेव लाइक अ मेल एंड मेल डजंट वांट टू बिहेव लाइक अ फीमेल। तो जो है बुनियादी चीज़ें जो हकाइक हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने या हमारे रिलीजन ने भी जो हमें राइट्स दिए हैं, कम से कम आप वो तो दे दीजिए, इंसान तो बनाए, है ना, कम से कम वो तो दे दीजिए। और जनाब अली, वक्त गुजर गया है और वक्त हो गया है ख़त्म प्रोग्राम का। अच्छा, बातें तो बहुत सारी थी और हम चलते रहते तो और भी चलते रहते थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नुज़रत, आप आई और बड़ी इंसाइटफुल बातें जो है ना वो हमने की, और बहुत अच्छे पॉइंट्स भी कुछ ऐसे डिस्कस हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अगले हफ्ते यानी इतवार के रोज़ फिर हाजिर होंगे किसी मेहमान के साथ। हमें इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।